Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal and you're watching Daily Current Analysis. आज इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो. शुरुआत करेंगे आज के हमारे पहले टॉपिक के साथ जो कि जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. Here we're going to talk about the NAVIC system. This is basically the navigation with India's constellation. ये कह लीजिए कि NAVIC, Navigation with India's constellation, ये इंडिया का एक होम ग्रोन नेविगेशन सिस्टम है जिसे हम GPS जो हम यूज़ करते हैं, इसे हम GPS के ऑल्टरनेटिव में NAVIC को इंडिया में यूज़ कर सकते हैं. पहले NAVIC का फुल फॉर्म नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, ये याद रखेंगे. अब सिंपल चीज़ क्या है कि ये एक नेविगेशन सिस्टम है, इंडिया का इंडिजीनियस नेविगेशन सिस्टम है. इसे हम जीपीएस के बजाय ऑल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हैं. नाउ देन कॉन्टेक्स्ट आना ज़रूरी है कि आज हम इस नेविगेशन सिस्टम की बात क्यों कर रहे हैं. नाउ द रीज़न इज़ दिस दैट इंडियन गवर्नमेंट हैज़ आस्क्ड द स्मार्टफोन मेकर्स that they should enable their support for the NAVIC navigation system. नेक्स्ट ईयर से इंडिया में जो न्यू स्मार्टफोन डिवाइसेस जो भी सोल्ड होंगी उन सब में NAVIC नेविगेशन सिस्टम का सपोर्ट प्रेजेंट होना चाहिए. सो फ्रॉम नेक्स्ट ईयर इट विल बी प्रेजेंट इन आवर स्मार्टफोन्स. तो इसीलिए यहाँ पे NAVIC को डिस्कस हम यहाँ पे कर रहे हैं. ना सबसे पहली बात यह है कि वी हैव अ ग्लोबल स्टैंडर्ड बॉडी जिसे हम कहते हैं 3GPP व्हेन इट कम्स टू द नेविगेशन सिस्टम. तो इस ग्लोबल स्टैंडर्ड बॉडी 3GPP ने ऑलरेडी इंडिया का ये जो रीजनल नेविगेशन सिस्टम है NAVIC है इसे अप्रूव कर दिया है. इससे पहले ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बॉडी 3GPP इन्होंने कुछ प्रोटोकॉल्स डेवलप किए हैं मोबाइल टेलीफोनी के लिए. एंड इंडिया का ये जो रीजनल नेविगेशन सिस्टम है NAVIC विच इज़ बेसिकली डेवलप्ड बाय इसरो, याद रखेंगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया का इंडिजीनियस नेविगेशन सिस्टम डेवलप किया है NAVIC और इसे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बॉडी 3GPP ने अप्रूवल दे दी है. जो ये अप्रूवल दी गई है अब इससे होगा क्या, इससे NAVIC का नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन इसका कमर्शियल यूज़ बूस्टअप होगा. इसे इंटरनेशनल और जो डोमेस्टिक मोबाइल डिवाइसेस हैं, डिवाइस मेकर्स हैं, वो इसे कमर्शियली यूज़ कर सकते हैं. तो इसका मतलब ये है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ना दे कैन मास प्रोड्यूस द नेविगेशन डिवाइसेस विच आर कंपैटिबल विद द NAVIC सिस्टम, ताकि जो यूज़र्स जो डिवाइस यूज़ कर रहे हैं वो हमारा ये जो जिसे हम देसी GPS कह सकते हैं या फिर हमारा जो इंडिजीनियस GPS है उसे हम यहाँ पे अवेल कर पाएँ, उसकी फैसिलिटी को हम इजीली असेस कर पाएँ. तो इसीलिए NAVIC सिग्नल्स को कैच करने के लिए हमारे पास NAVIC डिवाइसेस इनेबल कंपैटिबल किया जाएगा. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन दैट. एंड यहाँ पे इवन अगर हम इम्प्लीकेशन देखें कि NAVIC को 3GPP ने एक्सेप्टेंस दी है तो इससे बेसिकली अगैन जो NAVIC टेक्नोलॉजी है हमारी इंडिजीनियस नेविगेशन टेक्नोलॉजी, ये कमर्शियल मार्केट इसके लिए ओपन हो जाएगी फॉर इट्स यूज़ इन 4G 3G एंड इवन फॉर द इंटरनेट ऑफ थिंग्स. इंडियन कंपनीज एंड इंडियन स्टार्टअप्स दे विल हैव दिस अपॉर्चुनिटी कि वो एक इंटीग्रेटेड सर्किट डिज़ाइन करें, ऐसे प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करें विच इज़ बेस्ड ऑन द NAVIC रीजनल नेविगेशन सिस्टम. अब यहाँ पे एक तो हो गया NAVIC, किसने इसे डेवलप किया है, इसरो ने किया है. एक तो हमें यहाँ पे NAVIC की डिटेल्स को और फॉलो करना है. दूसरा अभी तक हमने यहाँ पे क्या बात की कि हमारे पास एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बॉडी है 3GPP जिसने इंडिया का ये जो रीजनल नेविगेशन सिस्टम है उसे अप्रूवल दे दिया. तो अब इसका जो कमर्शियल यूज़ है वो इन्हांस हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे एक और पर्सपेक्टिव है दैट इज़ टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ दिस 3GPP, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड बॉडी है 3GPP क्या है. सो 3GPP में बेसिकली हमारे पास 7 टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं.
ऑल ओवर द वर्ल्ड से 7 ऐसी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पे लाया गया है जो कि टेली कम्युनिकेशंस को लेकर स्टैंडर्ड्स डेवलप करती हैं, लाइक ARIB, ATIS, CCSA, ETSI, TSDSI, TTA, TTC। आपने याद नहीं रखना ये नाम, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि भाई 3GPP एक टेली कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड 7 ऑर्गेनाइजेशंस प्रेजेंट हैं। इनके मेंबर्स का ये काम है कि एक स्टेबल इन्वायरमेंट यहाँ पे हो जिसमें ऐसी स्पेसिफिकेशंस को प्रोड्यूस किया जाए जिससे कि 3GPP टेक्नोलॉजीज़ को डिफ़ाइन किया जाए। 3GPP टेक्नोलॉजीज़ में बेसिकली हमारे जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स हैं वो उसकी सपोर्ट आती है, जैसे कि चाइनीज़ BDS यहाँ पे इंक्लूडेड है, यूरोपियन का गैलियो इंक्लूडेड है, रशिया का ग्लोनास इंक्लूडेड है और US का GPS इंक्लूडेड है फॉर द सेलुलर पोजीशनिंग सिस्टम। और अब इसने इंडिया का जो नेविक है उसे भी यहाँ पे अप्रूवल दे दिया है। ठीक है, ये करंट ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं। अच्छा, अब जो नेविक है वो रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट है, वो ग्लोबल नहीं है, वो रीजनल है। ठीक है, तो पहले तो आपको ये नाम पता होना चाहिए, BDS इज़ फॉर चाइना, गैलियो इज़ ऑफ यूरोपियन, ग्लोनास इज़ ऑफ रशिया एंड GPS इज़ ऑफ US। ठीक है, नाउ कमिंग डाउन टू नेविक। नेविक इज़ also known as the Indian Regional Navigation Satellite System, IRNSS, Indian Regional Navigation Satellite System। इसका जो ऑपरेशनेबल नेम है दैट इज नेविक। तो बेसिकली ये एक ऑटोनॉमस रीजनल सैटेलाइट है, एक नेविगेशन सिस्टम है जिसमें एक्यूरेट रियल टाइम पोजीशनिंग प्रोवाइड की जाएगी, टाइमिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगे। अब क्योंकि ये रीजनल है तो इसीलिए इसमें इंडिया और इंडिया के अलावा 1500 किलोमीटर्स अराउंड इट वाला जो रीजन है वो कवर किया जाएगा। एंड देयर आर प्लान्स फॉर द फ्यूचर एक्सटेंशन ऑफ इट इन फर्दर। तो इंडिया और इंडिया के अलावा 1500 किलोमीटर अराउंड इट, and therefore it is a regional navigation system, not global navigation system right now. NAVIC, the navigation with Indian constellation, ये बेसिकली एक इंडिपेंडेंट कह लीजिए स्टैंड अलोन नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जो कि इसरो ने डेवलप किया है। सो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 2018 में ये ऑपरेशनल हो जाता है एंड फॉर इट्स ऑपरेशन हमारी 3 सैटेलाइट्स जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्रेजेंट हैं। वेल, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब हमारी अर्थ की सरफेस पे एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एक जो सैटेलाइट है वो फिक्स्ड है, वो एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे प्रेजेंट है इन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ऐसे सैटेलाइट्स को हम कहते हैं कि वो जियो स्टेशनरी हैं। एंड देर आर 5 सैटेलाइट्स फॉर दिस इन द जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट का मतलब है कि जो सैटेलाइट का ऑर्बिट है, जिस रेट पे जिस स्पीड पे सैटेलाइट ऑर्बिट करती है वो मैच करती है विद द रेट ऑफ रोटेशन पीरियड ऑफ द अर्थ। उसका जो सैटेलाइट का रेवोल्यूशन है वो किससे मैच कर रहा है? विद द रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे ये स्पेशल केस है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का। जैसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में तो वो फिक्स्ड है एक ही जगह के ऊपर, लेकिन जियो सिंक्रोनस में वो ऐसा लगता है इट इज़ अपीयर टू बी फिक्स्ड, क्योंकि जितना जितना अर्थ रोटेट कर रही है उतनी उतनी वो सैटेलाइट ऑर्बिट कर रही है। उसे कहते हैं जियो सिंक्रोनस, जो कि सिंक्रोनस मैनर में साथ में रिवॉल्व कर रही है। तो 3 जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में सैटेलाइट्स हैं और 5 जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में सैटेलाइट्स हैं एंड 1 इज एट द स्टैंड बाय राइट नाउ। ये चीज़ आपने याद रखना है। एज ऑफ नाउ अगर हम नेविक का यूज़ देखें तो वो काफ़ी लिमिटेड है। इट इज़ यूज्ड इन पब्लिक व्हीकल ट्रैकिंग इन इंडिया। इसी के साथ साथ फिशरमैन जो डीप सीज में जा रहे हैं उनको कोई इमरजेंसी वार्निंग अलर्ट देना है तो उसके लिए नेविक को यूज़ किया जाता है। अगर सपोज़ कोई टेरेस्ट्रियल नेटवर्क कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं है तो नेविक को यूज़ करके कनेक्टिविटी अचीव की जा सकती है। कोई नेचुरल डिज़ास्टर अगर आ रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सकती है।
सो इट इज़ काइंड ऑफ इनेबलिंग इट। अगर हम इसको कमर्शियल यूज़ में लेकर आते हैं और स्मार्टफोन्स में इसे इनेबल कर देते हैं, सो दैट विल बी अ बिग स्टेप फॉर इंडिया, रादर नेक्स्ट स्टेप फॉर इंडिया फॉर पुशिंग इट फर्दर। एक बार अगर जब हम इसकी फुली फंक्शनिंग देखते हैं तो हमारी ये जो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है IRNSS, इसमें मेनली दो तरह की सर्विसेज आएंगी। एक होती है SPS मतलब स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस, जो कि सभी यूज़र्स को दी जाएगी। स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस सभी यूज़र्स को प्रोवाइड की जाएगी। दूसरा हमारे पास आता है रिस्ट्रिक्टेड सर्विस। रिस्ट्रिक्टेड सर्विस बेसिकली एक इनक्रिप्टेड सर्विस होती है, ये सिर्फ उनको मिलती है जो कि ऑथराइज्ड यूज़र्स होते हैं। तो स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सिस्टम भी है और रिस्ट्रिक्टेड सर्विस भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। इस सिस्टम में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो पोजीशन की जो एक्यूरेसी है दैट इज़ ऑफ बेटर देन 20 मीटर्स इन द प्राइमरी सर्विस एरिया। सो इट्स अ बिग अचीवमेंट ऑन पार्ट ऑफ इसरो, राइट। सो एप्लीकेशन की अगर हम बात करें ऑफ द इंडियन रीजनल नेशनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, तो इसको डिज़ाइन ही इस तरह किया गया है कि ये एक्यूरेट रियल टाइम पोजीशनिंग करे, टाइमिंग सर्विसेज प्रोवाइड करे। और हमने देख लिया कि इसका जो एरिया है वो इंडिया और इंडिया के अक्रॉस 1500 किलोमीटर्स अलोंग द बाउंड्री। टोटल कितनी सैटेलाइट्स हैं? 7 सैटेलाइट्स हैं। 3 सैटेलाइट्स जियो स्टेशनरी में हैं, 4 सैटेलाइट्स जियो सिंक्रोनस में हैं। 2 तरह की सर्विसेज होंगी, SPS स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस, RS रिस्ट्रिक्टेड सर्विस। नाउ कमिंग डाउन टू द एप्लीकेशन ऑफ इट, आप इसे टेरेस्ट्रियल नेविगेशन के लिए यूज़ करो, एरियल नेविगेशन में यूज़ करो, मेरीन नेविगेशन में यूज़ करो, जब इसका काम ही नेविगेशन है। साथ ही में डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, डिज़ास्टर वार्निंग देने में ये हेल्प करेगा। व्हीकल ट्रैकिंग, फ्लीट मैनेजमेंट में इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। नाउ वी कैन इंटीग्रेट विद द मोबाइल फ़ोन्स, इससे प्रिसाइज टाइमिंग होगी। जो जितना भी आपका जियोडेटिक डाटा की कैप्चरिंग है, जो मैपिंग है, वो इससे हो पाएगी। जो ट्रैवलर्स हैं, जो हाइकर्स हैं, उनको टेरेस्ट्रियल नेविगेशन में इससे एड मिलेगी। एंड ऑल्सो इट कैन गिव विजुअल एंड वॉइस नेविगेशन फॉर ड्राइवर्स। जब आप जैसे आप अपना गूगल मैप्स ओपन करते हो, सिमिलरली देन विजुअल नेविगेशन एंड वॉइस नेविगेशन कैन ऑल्सो बी प्रोवाइडेड विद दिस। अब ये कोई नया टॉपिक नहीं है, इससे पहले भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है। हमने कहा था कि IRNSS 2018 में ऑपरेशनेबल हुआ था। 2018 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है और जो जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं वो सब यहाँ पे आ गए हैं। कह रहे हैं कि इसकी 3 सैटेलाइट्स जियो स्टेशनरी में हैं, 4 सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस में हैं। टोटल कितनी हो गई? 7। स्टेटमेंट सही है। सेकंड कह रहा है कि पूरा एरिया कवर करता है इंडिया का एंड 5500 स्क्वायर किलोमीटर बियॉन्ड इट्स बॉर्डर। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 1500 है। फिर कहा इंडिया विल हैव इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम विद फुल ग्लोबल कवरेज बाय द मिडल ऑफ 2019। भाई ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट नहीं है, रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। देख रहे हैं आप, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। उसके बाद अभी थोड़े दिनों पहले हमने जब बैंकिंग की बात की थी, हमने जब लॉरा डिस्कस किया था, तभी हमने देखा कि GPS टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है, तो उसके एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ चुका था। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हेन इट कम्स टू योर प्रीलिम्स, ठीक है जी। वैसे भी इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी में भी जो नेविक है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव अहेड। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। Here we're going to talk about the Breakthrough Agenda Report 2022. Well, this is the first annual Breakthrough Agenda Report. And इसमें बेसिकली गवर्नमेंट्स ने जो क्लीन टेक्नोलॉजी कमिटमेंट को लेकर जो उन्होंने कमिटमेंट्स की हैं, जो एक्शंस लिए हैं, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट डिलीवर की है अंडर द ब्रेकथ्रू एजेंडा रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में 25 recommendations दी गई हैं for the leaders to discuss at the Global Clean Energy Action Forum and the 13th Clean Energy Ministerial, which is going to be held in Pittsburgh in the US.
तो पहली चीज़, ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट में क्या किया गया है, गवर्नमेंट्स ने क्लीन टेक्नोलॉजी कमिटमेंट्स को लेकर क्या एक्शन लिए हैं, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार की गई है, रिकमेंडेशंस आई हैं, वो रिकमेंडेशंस ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम पे डिस्कस होंगी और 13th क्लीन एनर्जी मिनिस्टेरियल में डिस्कस होंगी। चलो फॉलो करते हैं रिपोर्ट में और क्या था। पहले रिपोर्ट के बारे में जानते हैं, फाइंडिंग्स के बारे में बाद में देखेंगे। ये जो ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट है, दिस इज़ अ न्यू रिपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA along with International Renewable Energy Agency IRENA and United Nations Climate Change High Level Champions. Very important for prelims. Breakthrough Agenda Report is a report by International Energy Agency, International Renewable Energy Agency and the United Nations Climate Change High Level Champion. याद रखेंगे। इस रिपोर्ट में ऑलमोस्ट 2/3 ग्लोबल इकोनॉमी को रिप्रेजेंट किया गया है। ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि भाई जो हम आजकल कमिटमेंट्स कर रहे हैं उसको लेकर वी शुड हैव अ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। इस इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से वी कैन एम्पलीफाई आवर एम्बिशन, जो प्रोग्रेस है वो एक्सेलरेट हो पाएगी एंड अल्टीमेटली वी कैन हैव द फास्टर रिडक्शन in the global greenhouse gas emission. The aim of this report is to align the country's action and coordinate investment to scale up the deployment and drive down the cost across 5 key sectors. यहाँ पे 5 key sectors को identify किया गया है: power, road transport, steel, hydrogen and agriculture. इन 5 key sectors में country को investment मिले ताकि जो कॉस्ट है इनको इनकी ट्रांजिशन की वो डिक्रीज़ हो सके, अल्टीमेटली ग्रीन हाउस गैसेस की फास्टर रिडक्शन हो और जो कमिटमेंट्स कंट्रीज़ ने लिए हैं वो फुलफिल हो। सो द 5 सेक्टर्स आर पावर, रोड ट्रांसपोर्ट, स्टील, हाइड्रोजन एंड एग्रीकल्चर। अनदर इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव, क्योंकि ये जो सेक्टर्स हैं अगर हम इनको मिला लें तो 60% ग्रीन हाउस गैस एमिशन इन्हीं सेक्टर से आती है। तो अगर यहाँ पे हम फोकस कर लें तो जहाँ से बल्क एमिशन आती हैं वहीं पे हम एमिशन को रिड्यूस कर देंगे बाय 2030 और दिस विल बी अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग टू द मैक्सिमा ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस विच इज़ इन लाइन विद आवर पेरिस एग्रीमेंट गोल्स। ठीक है, तो ये इसका एम है। फाइंडिंग्स क्या हैं? अब देखो रिपोर्ट में ये नोट किया गया है कि ऑफ कोर्स अगर हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन देखें तो रिसेंट ईयर्स में वो इंक्रीज़ हुई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल डेवलप हुई है, ग्लोबल रिन्यूएबल कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ हुई है, 2022 में 8% इंक्रीज़ हो चुकी है और पहली बार 300 गीगावाट्स का जो मार्क है उसे यहाँ पे क्रॉस किया गया है। इस रिपोर्ट में एक और वार्निंग दिया गया है कि वी नीड फार ग्रेटर इंटरनेशनल कोऑपरेशन ताकि वर्ल्ड ट्रैक पे आ सके और हम हमारे क्लाइमेट कमिटमेंट्स को अचीव कर पाएँ। तो जिस लेवल की इंटरनेशनल कोऑपरेशन अभी है उससे और भी ज़्यादा इंटरनेशनल कोऑपरेशन की हमें ज़रूरत है। इस कोऑपरेशन, इस कोलैबोरेशन के साथ ही हम अपनी क्लाइमेट कमिटमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की बात हो रही है तो थोड़ा सा देख लेते हैं IEA के बारे में। इट वॉज established by the OECD countries, Organization for Economic Cooperation and Development. 1974 में इसे डेवलप किया गया था इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को, क्योंकि 1973 में ऑयल क्राइसिस देख चुके थे ये सभी बड़े कंट्रीज़। जिसके बाद इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को इस्टेब्लिश किया गया जो कि एक ऑटोनॉमस इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मिशन सिंपल है कि 4 एरियाज़ हैं: एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट वर्ल्ड वाइड। इन फोकस एरियाज़ के ऊपर काम किया जाए। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस में है। तो जो मेंबर्स हैं यहाँ पे क्या करते हैं, क्या रोल है इसका? सो दे बेसिकली help the members
टू रिस्पॉन्ड टू मेजर ऑयल सप्लाई डिसरप्शन। अगर ऑयल सप्लाई की डिसरप्शन हो जाती है तो उसमें किस तरह रिस्पॉन्ड करना है, अ रोल इट कंटिन्यूज टू फुलफिल टुडे। Along with this, it also tackles and analyze global key energy trends. साउंड एनर्जी पॉलिसी क्या है उसे प्रमोट करता है और एनर्जी टेक्नोलॉजी को लेकर मल्टीनेशनल कोऑपरेशन हो इसे इंश्योर करता है। एट प्रेजेंट IEA के 30 मेंबर्स हैं, जिसमें कि कुछ 8 एसोसिएशन कंट्रीज आ जाती हैं। अ कंट्री मस्ट बी अ मेंबर ऑफ OECD। ठीक है, जितने भी मेंबर हैं ज़रूरी नहीं कि वो सभी IEA के भी मेंबर्स हों। नॉट ऑल OECD मेंबर्स आर नॉट IEA मेंबर्स, ये चीज़ याद रखेंगे। 3 countries they are seeking the accession to full membership: Chile, Israel and Lithuania। ये चीज़ भी याद रखेंगे। एंड लास्टली कुछ रिपोर्ट्स, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, अगर सपोज ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट के बारे में नहीं पूछा तो ये तो कुछ स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स जिसमें आपने याद रखना है कि इसका आंसर तो IEA है। ग्लोबल एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड स्टेटस रिपोर्ट IEA, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक IEA, वर्ल्ड एनर्जी स्टेटिस्टिक्स, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंसेस IEA, एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव IEA। तो इन सब में एनर्जी टर्म प्रेजेंट है। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अबाउट एशियन पाम ऑयल अलायंस। एशियन पाम ऑयल अलायंस। नाउ यहाँ पे अगर हम देखें तो एशियन पाम ऑयल अलायंस इट हेल्ड इट्स फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग ऑन द साइडलाइंस ऑफ 25th Globe Oil Summit, which was held in India. The next meeting of APOA is expected to be in Indonesia early in the next year. तो ये पहली जनरल बॉडी मीटिंग हुई थी एशियन पाम ऑयल आपके अलायंस की, जिस टाइम पे इंडिया में ग्लोब ऑयल समिट हुआ है। तो इसीलिए एशियन पाम ऑयल अलायंस इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो बेसिकली पाम ऑयल ये एडिबल ऑयल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 5 पाम ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज़ प्रेजेंट हैं। साउथ एशिया की 5 पाम ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज़ यहाँ पे प्रेजेंट है जो इंपोर्ट करती हैं: इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड नेपाल। ये वो 5 कंट्रीज़ हैं जो कि पाम ऑयल इंपोर्ट करती हैं। तो एडिबल ट्रेड एसोसिएशन है इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल की, याद रखेंगे। एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का नहीं है, इंपोर्टिंग कंट्रीज़ का है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई एक कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर हमको मिले प्राइस को डिसाइड करने के लिए, इंपोर्ट्स सस्टेनेबल हो और कंट्रीज़ के इकोनॉमिक और जो बिजनेस इंटरेस्ट है व्हेन इट कम्स टू द पाम ऑयल कंज्यूमिंग कंट्रीज़ वो सेफ गार्डेड रहें। इस अलायंस में मेनली ये इंश्योर किया जाता है कि पाम ऑयल जो है इट इज़ रिकग्नाइज एज हाई क्वालिटी इकोनॉमिकल एंड हेल्दी वेजिटेबल ऑयल, और जो नेगेटिव इमेज पाम ऑयल की है उसे यहाँ पे चेंज किया जा सके। This association is not involved in shaping the global discourse on sustainable palm oil in collective way. जो मेंबरशिप है इट वुड बी फर्दर एक्सपेंडेड, जिसमें जो कंपनीज़ हैं, जो इंडस्ट्रियल बॉडीज़ हैं जो कि पाम ऑयल की प्रोडक्शन या पाम ऑयल की रिफाइनिंग से एसोसिएटेड हैं, उनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। तो पाम ऑयल इंपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंडिया की बात करें अगर हम, आई थिंक 2 या 3 महीने पहले पाम ऑयल इंपोर्ट्स को लेकर बहुत बड़े बड़े आर्टिकल्स आए थे। इंडिया का एनुअल इंपोर्ट एडिबल ऑयल का रहता है 13 to 14 मिलियन टन्स, जिसमें से 8 मिलियन टन हम पाम ऑयल मंगाते हैं फ्रॉम इंडोनेशिया एंड मलेशिया। मेजर एडिबल ऑयल हम पाम ऑयल यूज़ करते हैं, देन सोया, सनफ्लावर, that is used. These oils mainly come from Argentina, Brazil, Ukraine and Russia. But जो palm oil है it mainly comes from Indonesia and Malaysia.
एशिया में अराउंड 40% ग्लोबल पाम ऑयल कंजप्शन होती है, वेयर एज यूरोप में सिर्फ 12% इसका ट्रेड होता है. एंड व्हेन इट कम्स टू पाम ऑयल, Indonesia and Malaysia, they are the biggest oil exporter in the world. And in Asia, India is the largest importer of the palm oil. ठीक है. पाम ऑयल है क्या? ऑयल पाम ये एक ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्रॉप है जो कि हाई टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 22 डिग्री सेल्सियस टू 24 डिग्री सेल्सियस में सर्वाइव करती है. They require at least 5 to 6 hours of bright sunshine every day and 80% of humidity for optimum growth. It's a very productive crop and इसकी जो yield है, it's it has a greater yield and also it has lower cost of production if we compare this to other vegetable oils. And also जो oil ये produce करती है, it's high quality oil which is used for cooking in developing countries. It is also used in food products, detergents, cosmetics, even in the biofuel. ठीक है, तो बहुत सारे लिपस्टिक्स में, सोप्स में, डिटर्जेंट्स में एंड इवन आइसक्रीम्स में भी पाम ऑयल प्रेजेंट होता है. राइट, सो यहाँ से ये लाइन्स इंपॉर्टेंट हो जाता है. आपको इस क्रॉप के बारे में पता चल गया, इंडिया इंपोर्ट करता है ये पता चल गया, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स कौन हैं ये पता चल गया. Again, very important point. So that is all for this video. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.